उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति था। ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति था, प्रथम मुस्लिम था। और इसी पीछे सल्तनत काल आपको देखने को मिलेगा वाला प्रथम। हाँ, और इसको दो उपाधियाँ दी खलीफा ने। किस लिए दी? महमूद ने अपनी शक्ति हेरात, बल्ख, बस्त और खुरासान को विजित कर दृढ़ किया और बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह, इसको जो उपाधि दी थी जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो अल कादिर बिल्लाह साहब ने दिया था 999 में। और ये जो वक्त है खुरासान, हेरात और बस्तर जीतने की खुशी में, इसको उसने कहा था यामिनुद दौला। क्यों? यामिनुद दौला। जो लोग नहीं आए रहे होंगे उनके लिए है ये लास्ट वाला यामीन उद्दौला। यामीन उद्दौला या इधर से भी लगा सकते हो, यामीन उद्दौला। इसका मतलब क्या है? साम्राज्य का दाहिना हाथ, यानी कि मजबूत अंग। मजबूत अंग कौन सा होता है? दाहिना होता है हमेशा। और दूसरी उपाधि दिया था यामीनुल मिल्लाह या मिल्लत, अमीनुल मिल्लाह या अमीन उल मिल्लाह या मिल्लत। इनके अनुसार कह रहे हैं कि सब मिल्लत कहीं मिल गया है, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मुसलमानों का संरक्षक। हाँ, जैसे अभी आपको गाजी उपाधि मिलेगी। बहुत सारे लोग यहाँ गाजी की उपाधि धारण करते हैं, गाजी लिखते हैं मुस्लिमों में। कौन बच्ची है? लिखते हैं। गाजी का क्या मतलब होता है? हाँ, उसका मतलब यही होता है, लेकिन आजकल लोग टाइटल में इसको लगाते हैं। अगर अर्थ उसका जो है निकाला जाए तो यही होता है, धर्मांधों या काफिरों का विनाश करने वाला गाजी। हाँ, तो छोड़िए। उपाधि प्रदान की इस अवसर पर उसने प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करने की शपथ ली थी। किस समय? जब इसको ये सारी उपाधियां मिल रही थी। और जानते हैं कि जो ये उपाधियां जैसे आपको मिलती है, शाबाशी मिलती है, तो कॉन्फिडेंस कितना हो जाता है? बहुत हाई हो जाता है। और फिर खलीफा के द्वारा जो माना क्या जाता था, पैगंबर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, उसके द्वारा जब ये इसको उपाधियां मिली तो इसने शपथ खाई ली कि अब मैं जो है आजीवन, मतलब हर वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा। अब देखिए, जब ये शपथ लेता है तो भारत आक्रमण करने का इसका कारण और उद्देश्य कुछ रहा होगा। तो सबसे मुख्य कारण क्या था? ये धन की, ये जो है बड़ा धन पिपासु था। कौन? महमूद गजनवी। कहते हैं जब ये अंतिम समय में इसको बड़ी चिंता हो रही थी, मेरा धन तो यहीं छूट जाएगा। बहुत दुखी था ये बेचारा। जानते हैं, जो फिरदौसी की कहानी अभी बताएंगे, उन्होंने शाहनामा लिखा लगभग 1000 छंदों का। तो इन्होंने कहा प्रति छंद मैं आपको एक स्वर्ण की जो है मिस्कल दूंगा। लेकिन जब उन्होंने 1000 छंदों की शाहनामा लिख दी, ये पलट गया। कहा यार देखो ये बात ठीक नहीं है, सोना ज़्यादा कॉस्टली है और ये जो है चांदी के सिक्के देता है। तो फिरदौसी नाराज होकर गजनी त्याग देते हैं। तो कुल मिला के धन का बहुत बड़ा पिपासु था। लेकिन बाद में इसको अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि यह विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक भी था। देखिए, राजा होता है, उसके प्रति उसकी जो है तमाम सारी मजबूरियां होती हैं। नहीं, कुछ लोग कहते हैं अरे फला पार्टी से गठबंधन कर लिए, तो उसकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही। बाकी वह संस्कृति और सभ्यता अगर गजनी में देखा जाए तो उसने बहुत सारी चीज़ें बनवाई वहाँ पर, बहुत सारे विद्वानों का संरक्षण भी देता है। तो बाद में वह जो है उसको उनको 60,000 मिस्कल पहुँचाता है। लेकिन तब तक क्या हुआ? फिरदौसी की शव यात्रा जा रही, मतलब मर चुके थे, फिरदौसी गजनी छोड़ चुके थे। तो कुल मिला के यह जो है धन का बहुत बड़ा पिपासु था। धन की प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य रहा। और देखा जाए तो इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करना, जैसा कि आप जानते हैं, धर्म का प्रचार, इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करना, इसके उद्देश्यों में रहा होगा। भारत पर आक्रमण के कारण या
उद्देश्य आप लिख सकते हो, कारण या हम आपको ये क्यों जबरदस्ती बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप जैसे मेंस लिखेंगे ये सब बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना। अब ये सब बातें बताने में टाइम चल रहा है ना भैया, चल रहा, हाँ चलिए ठीक। तो धन की प्राप्ति, इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा और भारत की संपत्ति लूटना, ये बता ही दिए। और इसका जो है पड़ोसी हिंदू राज्य को नष्ट करना, बुद्ध कहा जाता था ना काफिरों को। चूंकि ये इस्लाम का जो है ध्वज फहराना चाहते थे उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर, यानी उधर स्पेन ईरान बहुत सारे स्थानों पर देखा जाए तो इस्लामिक जो अभी आपको पढ़ाएंगे कि जो बामियान वगैरह में क्या था, सब हिंदू बौद्धिस्ट रहते थे। गोर प्रदेश में भी बौद्धिस्ट थे। जब जो है गोर को ये गजनी जीतता है तब तक वहाँ धर्मावलंबी कौन थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति आपको हमने बताया था कहाँ मिली थी, कहाँ पर बनी हुई थी, बामियान में, जिसको बाद में जो है ओसामा बिन लादेन एंड कंपनी ने इसको ध्वस्त कर दिया। तो वहाँ पर सब जो है, चूंकि मौर्य वंश में ये बहुत विस्तृत क्षेत्र हो गया था, अखंड भारत जिसको कहते हैं, काफी दूर तक। और वहाँ पर अशोक के टाइम पर जो है, जैसा कि हमने बहुत विस्तृत पढ़ाया था मौर्य वंश में, कि सारे जो है धर्मोपदेशक गए और वहाँ ज़्यादातर स्थानों पर बौद्ध धर्म के मानने वाले आपको मिलेंगे। तो ये जो गजनवी जाता है, तो गोर वंश की भी चर्चा करेंगे इसके बाद। तो वहाँ पर भी वो क्या करता है, सबको कन्वर्ट कर देता है, मुस्लिम धर्म में अपनाने के लिए मजबूर करता है। तो इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करना और यश की लालसा भी तो इनकी थी, संपत्ति लूटना, यश की लालसा प्राप्त करना। हर व्यक्ति क्या प्रसिद्ध होना चाहता है कि नहीं, यश की लालसा। अभी कौन एक स्टार हैं वहाँ के, हरियाणा के, कौन से यादव हैं भाई, एल्विस बड़े चर्चा में चल रहे हैं। अभी देखिए इतनी छोटी सी उम्र में कितनी सारी प्रॉपर्टी इसने बना लिया और प्रसिद्धि भी। तो यश की लालसा हर व्यक्ति के अंदर होती है। ये मोटे मोटे जो उद्देश्य और इसके कारण है। और देखिए साम्राज्य का विस्तार करना इसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं था, क्योंकि ये टारगेट कहाँ करता है, जहाँ इसको धन की प्राप्ति हो। और उस समय पे आप सोचिए, अभी भारत में बहुत सारे, शिक्षा का ग्राफ कितना ऊंचा हो गया है, ठीक नहीं, फिर भी जो है धर्म के प्रति कुछ ज़्यादा ही लोगों का लगाव देखने को मिलता ही नहीं। और उस समय जब लिटरेसी इतनी ज़्यादा रही होगी, कर्मकांडीय व्यवस्थाएं रही होंगी, तो मंदिरों में चढ़ावा बहुत ज़्यादा। आज भी देखिए जो तिरुपति बालाजी वगैरह की जो मंदिरें हैं, वहाँ बहुत सारी धन संपदा आपको, अपार संपत्ति वहाँ आज भी देखने को मिलेगी आपको। तो ये ज़्यादातर टारगेट किसको करता है, राजधानियों को, मंदिर को, या जो धार्मिक नगर थे उन पर ये टारगेट करके आक्रमण करता है, क्योंकि उससे इसके उद्देश्य की पूर्ति होती है और इसकी भी पूर्ति होती है। वहाँ मंदिरों को नष्ट करता है, और अपने इस्लाम धर्म का पताका फहराना चाहता है। कुल मिलाकर भारत आने का ये सब इसका उद्देश्य रहा। तो देखिए आक्रमण के समय भारत की दशा उस समय क्या थी, दशा जान लीजिए भाई, कैसी रही स्थिति। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि हिंदू धर्म में जातिगत असमानता बहुत पहले से देखने को मिलती है। और जो वहाँ पर देखिए सीमावर्ती जो सिंध या मुल्तान पंजाब का क्षेत्र था, वहाँ पर कौन शासक था, काहिर था, यानी शाही वंश का शासन था। तो देखिए भारत आक्रमण के समय भारत की दशा उस समय क्या रही होगी, किसके आक्रमण के समय, महमूद नाम से बहुत सारे राजा मिलेंगे भाई अभी आपको अलग अलग जगहों पर। महमूद गजनवी के आक्रमण, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। आक्रमण के समय भारत की दशा, क्योंकि ये देखिए ये सिस्टमैटिक ढंग से आपको जब मेंस में लिखेंगे आक्रमण, तो एक सीक्वेंस मतलब सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की दशा क्या थी ये दिखा देंगे थोड़ा सा। तो दशा ये थी, आप एक एक लाइन में देख लीजिए, ज़्यादा नहीं। असमानता तो थी, 10वीं शताब्दी में आता है,
999 समथिंग इसके बाद इसका आक्रमण शुरू होता है। तो 10वीं शताब्दी तक भारत अपनी सुरक्षा प्राचीर यानी कि उस समय जाबुलिस्तान तथा अफगानिस्तान को खो चुका था। अब इस मार्ग द्वारा भारत पर आक्रमण किया जा सकता था। अफगानिस्तान जाबुलिस्तान मतलब वही क्षेत्र रहा होगा अफगानिस्तान के आसपास वाला, जहाँ से जो है एक मार्ग मिलता है, अभी बताएंगे आपको, बोलन दर्रा, जिसके सहारे ज़्यादातर भारत की तरफ आते हैं जितने विदेशी आक्रांता होते हैं। तो जाबलिस्तान और अफगानिस्तान को खो चुका था भारत, और जब ये खो चुका था तो निश्चित तौर पर अब आगे का रास्ता जो है क्लियर हो गया था मुस्लिम आक्रांताओं को भारत में घुसने के लिए, क्योंकि सीमावर्ती जो क्षेत्र थे वो पहले ही नष्ट हो चुके थे। इसके पहले आक्रमण हमने बढ़ाया था आपको, हो चुका था। अब इस मार्ग द्वारा भारत पर आक्रमण किया जा सकता था। अब देखिए स्थिति काबुल और पंजाब की क्या स्थिति थी। काबुल किसकी राजधानी? हाँ, वहाँ की स्थिति देखिए भाई, अफगानिस्तान का एरिया तो बहुत बड़ा है ना, तो तमाम सत्ताएं थी, राजनीति के तमाम सारे केंद्र थे, उसी में काबुल और पंजाब। यहाँ पर हिंदू शाही राज्य था जिसके राजा जयपाल थे। यहाँ पर क्या था? हिंदू शाही राज्य, हिंदू शाही राज्य था, हिंदू शाही राज्य। और राजा कौन थे? शासक जयपाल। ये जयपाल वगैरह बहुत लड़ते हैं भाई, इनकी मजबूरी भी थी लड़ना, क्योंकि ये जो है वही बॉर्डर पे थे ना, तो सारा दिक्कत इन्हीं को झेलना पड़ रहा था। इधर वाले अपना आराम से बैठे थे कि आने दो आने दो। हाँ, और अब इन लोगों की भी मजबूरियां बढ़ेंगी। तो हिंदू शाही राज्य था जिसका राजा जयपाल था, और यह जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर। बार बार उद्भांडपुर की चर्चा होगी। राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर। उद्भांड लिख लीजिए, बाकी तो उद्भांडपुर, इसकी राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर। अगला देखिए, मुल्तान में कौन थे? शासक करमाथी शिया मुसलमान फतेह दाऊद था। मुल्तान में कौन था? एक करमाथी संप्रदाय हुआ है, करता है, जैसे शिया मुसलमानों में करमाथी शिया मुसलमान फतेह दाऊद। करमाथी शिया मुसलमान, शिया मुसलमान फतेह दाऊद यहाँ के शासक थे। फतेह दाऊद यहाँ की ये पोजीशन थी, इनका शासन था। बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना जान लीजिए। फतेह दाऊद थे। हाँ, फतेह दाऊद था। सिंध पर अरबों का शासन था। इसके पहले हमने अरब आक्रमण पढ़ाया, तो सिंध पर आज भी जो है इसका शासन था, अरबों का ही शासन था। अरबों मतलब बताओ भाई। हाँ, कासिम एंड कंपनी। तो सिंध, अरबों पर किसका शासन था? सिंध पर किसका शासन था? अरबों का। कश्मीर में लोहार वंश का शासन था। जब ये आक्रमण के लिए सोचता है तब ये सिचुएशन थी। कश्मीर में यहाँ भी हिंदू शाही वंश शासन था। लोहार वंश, संग्राम राज का नाम सुने होंगे, लोहार वंश। और इसी वंश की एक शासिका का नाम सुने होंगे, दिद्दा। रानी दिद्दा उसी समय थी जब ये शुरुआत करता है, लेकिन जब तक यहाँ ये पहुँचता है तब तक संग्राम राज हो जाते हैं। और यही संग्राम राज इस नाम से जो है शुरू करते हैं, लोहार वंश के नाम से। तो दिद्दा भी आप लिख सकते हो, डैश करके लिख लीजिए, संग्राम राज। हाँ, चूंकि दिद्दा की मृत्यु हो जाती है 1003 में ही, बात समझ रहे हैं। और जब 1000 और उसका आक्रमण तो शुरू हो जाता है 99 से ही शुरू हो जाता है, फिर आगे चलकर 1010वीं शताब्दी की शुरुआत। तो संग्राम राज गद्दी पर बैठा, लोहार वंश की स्थापना की। क्योंकि 1003 में इनकी मृत्यु हो जाती है, दिद्दा की 1003 में मृत्यु। तो संग्राम राज जो है लोहार वंश की स्थापना करते हैं। अगला जो स्टेट था कन्नौज। कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन था। 1018 में ये आता है यहाँ पर।
उसका आक्रमण जो होता है 1018 में। आप जानते होंगे कहा जाता है कि 17 बार ये आक्रमण किया था, लेकिन इसके आक्रमणों की जो लिस्ट है क्लियर कहीं नहीं मिलती किसी किताब में। कोई इतिहासकार कहता है 12 बार आया था, कोई दूसरी बताता है। हालांकि 17 बार जो दिखाया गया है, कई बार ये चूंकि भारत आया था तो हमने बहुत सारी किताबों को खोजा है और डेट भी पकड़ने की कोशिश की है। तो ये देखिए कश्मीर में लोहार वंश, आगे देखिए कन्नौज में कौन था, प्रतिहार। आपको हमने बताया था शार्ट में कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज के लिए क्या हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष। कौन कौन इसमें शामिल था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। आपको हमने बताया कि दक्षिण की वह शक्ति थी जो उत्तर भारत में दखल देने आई, वो कौन थे, राष्ट्रकूट। और त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय किसकी होती है, गुर्जर प्रतिहारों की। किसकी विजय होती है, गुर्जर प्रतिहार। नागभट्ट द्वितीय के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, सवाल बनता है, समय मिलेगा पढ़ाने की कोशिश आपको हम करेंगे, बहुत सारे इसमें फैक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रतिहार वंश लास्ट में जो है, चूंकि प्रतिहारों की विजय हुई थी कन्नौज के लिए, तो यहाँ पर जो है लगभग 1018 में आता है, 1819 के आसपास महमूद गजनी। तब यहाँ पर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक, प्रतिहार वंश का यानी गुर्जर प्रतिहार भाई वंश का अंतिम शासक कौन था, राज्यपाल। इसका शासन था। और सब ये तो महाबेकार था, राजधानी छोड़ के भाग जाता है भयवश, और बाद में इनको दंडित भी किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1018 राज्यपाल, इसकी राजधानी कन्नौज थी। और ये जो पहली बार आक्रमण होता है तो डर के मारे भागकर बारी, आपके इसी क्षेत्र में कहीं पड़ता है बारी, गंगा के किनारे वाले बेल्ट में, अब जो नाम से जाना जाता हो प्रेजेंट टाइम में, कन्नौज के बगले में है ना आपके जी। और वो गंगा को क्रॉस करेगा तो इधर ही आएगा आपके क्षेत्र में। कोई बाहरी स्थान पड़ता है क्या इधर गंगा जी की? हाँ, तो हो सकता है उसी स्थान पर इसने अपनी राजधानी चेंज कर ली थी, डर के मारे जो है कन्नौज की नई राजधानी बना ली थी और उसका नाम था बारी। और ये जो है गंगा जी क्रॉस करके इधर चला आया था, संभवतः आपकी साइड में चला आ रहा होगा। ये इसकी राजधानी थी, कन्नौज से चेंज करके राजधानी यहाँ ले आया था बारी। हाँ, आप अपने हिसाब से लिख ले रहे हो ना, पूरा लिखना पड़ेगा। इन्होंने राजधानी यहाँ से यहाँ चेंज, तो फिर और टाइम लग जाएगा ना। हाँ, आप तो काफी बड़े हो गए हो, अपने से लिखना शुरू करिए। तो कन्नौज में 1018 राज्यपाल, राजधानी कन्नौज से बारी अपनी स्थानांतरित कर रखी थी। गजनवी के समय महिपाल, यहाँ पर देखिए। हाँ, अब बंगाल में देखिए, ये कन्नौज हो गया। बंगाल की स्थिति देखिए, बंगाल में कौन थे, पाल। बंगाल में कौन थे, पाल वंश का शासन था। और गजनवी के समय में कौन था, महिपाल। बंगाल में पाल वंश था। 750 ईस्वी गोपाल इसका संस्थापक था। देखिए यहाँ पर पाल वंश आपको देखने को मिलेगा, यही त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था पाल वंश। मिटा दें ऊपर से, ऊपर तो मिटा ही सकते हैं। तो यहाँ पर उस समय जो है महिपाल, धर्मपाल, बहुत सारे पाल का नाम सुने होंगे आप। तो यहाँ 750 में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की। किसने की थी, गोपाल ने। ये संस्थापक थे पाल वंश के। और जब गजनवी का आक्रमण होता है, गजनवी के समय यहाँ पर पाल वंश का शासक महिपाल था। क्या नाम था, महिपाल। उस समय इसका शासन था जब इसका आक्रमण होता है। ये सिचुएशन थी जो है बंगाल की। प्रमुख शासक आपको देवपाल, धर्मपाल वगैरह देखने को मिलेंगे। गजनवी के समय यहाँ पर महिपाल था, लगभग 992 से 926 ईस्वी इसका शासन जो देखने को मिलेगा। 992 से 926 ईस्वी, मतलब यही रहा होगा। जो सबसे सशक्त शासक पाल वंश का देवपाल था। इसमें इंक्लूड इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो आगे देखिए, बंगाल में पालों का शासन था। शाकंभरी के चौहान, अजमेर पृथ्वीराज चौहान, शाकंभरी के चौहान,
शाकंभरी के चौहान ये कहाँ पे थे? अजमेर में। ख्वाजा पिया जानते हैं ना, शाकंभरी के चौहान पिया कहा जाता है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। क्यों ऐसा कहा जाता है? बताओ ये क्या नाम है इसका? ख्वाजा पिया क्यों कहा जाता है? उपनाम इसका एक बार पूछा गया था, इसलिए हमारे मुंह पे आ गया। वेरी गुड। तो कुल मिला के ये क्या सूफी टाइप में होते थे, तो इसीलिए देखिए उनको सभी धर्मों के लोग जाते हैं ना वहाँ चादर चढ़ाने। हालांकि ज़्यादातर झुकाव इनका जो है इस्लाम के प्रति था, और चूंकि इस्लामिक दुनिया से थे ये, लेकिन ये सूफी टाइप में हुआ करते थे, सूफी संत थे। तो शाकंभरी के चौहान अजमेर, ये अजमेर में पृथ्वीराज चौहान, इनकी शत्रुता तो जयचंद से थी ही, आप जान ही रहे हैं। अभी गोरी से इनका बड़ा लंबा युद्ध होगा। पृथ्वीराज चौहान और ये शाकंभरी के चौहान, क्योंकि शाकंभरी वंश के थे पृथ्वीराज चौहान, ये जो उनसे लड़ते हैं वो कौन से हुए? तीसरे वाले चौहान। इनके पिताजी दूसरे वाले थे। जो गोरी से जिसका युद्ध होता है, तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, ठीक। और इनका जो संघर्ष होता था किससे होता था? आपके कन्नौज नरेश जयचंद्र से। क्यों? क्योंकि इनकी पुत्री की वो पुत्री का उन्होंने अपहरण कर लिया था, संयोगिता का। अब देखिए ये लोग आपस में इसीलिए लड़ते थे। जयचंद्र जो था बहुत सशक्त नरेश था, लेकिन जब गोरी अटैक करता है तो जयचंद्र इनका साथ नहीं देता है। और इसी तरह से चंदेलों से परवर दिदेव को भी इन्होंने हराया था। आला उदल की कहानी आप लोग सुने होंगे, उन्हें के वीर सेनापति थे। आला उदल बुंदेलखंड से लगा हुआ है। पृथ्वीराज कौन सा रासो? आलाखंड भाई, हिंदी में पढ़े होंगे, जगनिक का आलाखंड पढ़े हैं कि नहीं? हाँ, तो उसमें आपको दो वीर देखने को मिलेंगे, आला और उदल। परवर दिदेव के दरबार में रहते थे, लेकिन चौहान साहब के युद्ध में वो मारे गए थे। कभी आप जाओगे कौन सा मंदिर? मैहर का देवी मंदिर शक्ति स्थल है, वहाँ पे एमपी में पड़ता है। हम लोगों के घर से तो नज़दीक पड़ता है, जाते हैं कभी कभी। हम लोग जो है मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी माँ है, और वहाँ पर मैहर की देवी माँ है, तो वहाँ पर दर्शन लोग करने जाते हैं। तो वहाँ आप जाओगे तो नीचे एक अखाड़ा खुदा है, पहाड़ी के नीचे। बताते हैं कि इसी अखाड़े पे जो है आला उदल कुश्ती लड़ा करते थे। तमाम किंवदंतियाँ उनकी आज भी वहाँ पर देखने को मिलती हैं। स्टेशन पे जाओगे तो आला उदल की चित्र भी बनाए गए हैं। तो बुंदेलखंड का इलाका था हम लोगों का। तो शाकंभरी के चौहान, ये अजमेर पृथ्वीराज चौहान, इनकी शत्रुता जयचंद से थी। दिल्ली में तोमर थे। दिल्ली में कौन थे? तोमर। यहाँ जो है गहरवार ठाकुर देखने में, कौन कोई ठाकुर है इसमें लड़का? गहरवार ठाकुर मिलते हैं ना। आप किस वंश से? गहरवार हैं। तो जयचंद्र क्या थे? गहरवार ही तो थे, गहरवाल वंशी। कुछ लोग बताते हैं कन्नौज, या ये जो कन्नौजिया लिखते हैं, इधर के पटेल बिरादरी, वहीं से रिलेशन उनका भी हुआ करता था। जो भी हो, तो गहरवार यहाँ आज भी देखने को मिलते हैं। हमने देखा कि गहरवार जो है यहाँ ठाकुर, राजपूत कहने का मतलब। तो दिल्ली में तोमर हैं, कुछ तोमर भी यहाँ देखने को मिलते हैं जो दिल्ली से भाग कर आए थे, आपके इस इलाके में बसे हैं। अब ये चौहान साहब किसी तोमर हैं, उन्हीं के घर में रहते हैं। तो दिल्ली में, दिल्ली के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था? अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ये संस्थापक थे दिल्ली के। तो तोमर यानी राजपूतों की एक शाखा थी। राजपूतों को उदय की एक कहानी मिलती है, जानते हैं कि नहीं? कि आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया था, उसमें से 4 राजपूतों का जन्म हुआ। प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। ये सवाल पूछा जाता है। तो वशिष्ठ मुनि ने वहां पर जो है यज्ञ भी किया था। तो इन्हीं शाखाओं में से ये थे अनंगपाल तोमर।
तो तोमर वंशी शासन था भाई दिल्ली में। दिल्ली के तोमर यानी राजपूत अनंतपाल इसके संस्थापक रहे, दिल्ली में तोमर थे। मालवा में परमार, मालवा ये कहाँ पड़ेगा? एमपी में। यहाँ परमारों का शासन था, परमार वंशीय शासन था। और उस समय परमारों में कौन राजा था? जब गजनवी का अटैक होता है, इसके संस्थापक 9वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में कृष्णराज थे। महत्वपूर्ण शासक भोज और गजनवी का समकालीन सिंधुराज था। जब 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 गजनवी आता है तो गजनवी का समकालीन यहाँ पर जो शासक था उसका नाम था सिंधुराज। क्या था? सिंधुराज। आपसे पूछा जा सकता है कि फला स्थिति में फला जगह पे कौन शासक रहा होगा गजनवी के समय? फ्री में भी पूछा जा सकता है। तो सिंधुराज थे। अगर परमारों की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे 9वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में कृष्णराज ने परमार वंश की स्थापना की थी। इस वंश के संस्थापक कौन थे? कृष्णराज। एक ही लाइन बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश रहती है हमारी। संस्थापक कौन थे? कृष्णराज। अगर प्रसिद्ध शासक की बात करें तो राजा भोज मिलते हैं। प्रसिद्ध शासक राजा भोज इस वंश के रहे हैं, वो पूर्व में थे। और इस समय देखिए कौन था? सिंधुराज। जब गजनवी का अटैक होता है भारत, कौन था? सिंधुराज। इस तरह से देखिए कृष्णराज। गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था। चामुंडराज, वल्लभराज, दुर्लभराज, भीम प्रथम उस समय था। लगभग गुजरात में जब अटैक होता है सोमनाथ मंदिर पर, तो शासक कौन था? भीम प्रथम। हाँ, भीम प्रथम था। 1024 से 64 ईस्वी के बीच में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए गुजरात का चालुक्य वंश, चालुक्य नरेश था ये। गुजरात की अगर बात की जाए, दिल्ली हो गया गुजरात। और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका अटैक था, आक्रमण था भारत पर, कौन था? गुजरात। हाँ, गुजरात आक्रमण। समझ रहे हैं? सोमनाथ मंदिर पर। तो गुजरात आक्रमण के समय जो है गुजरात में देखिए कौन था? चालुक्य शासन था। चालुक्य वंशीय शासक था। गुजरात का चालुक्य वंश, ऐसे लिख लीजिए, गुजरात में या चालुक्य वंश। तो यहाँ का उस समय शासक कौन था? गजनवी का समकालीन भीम प्रथम। पूछा जाता है ना, जब इसका अटैक हुआ तो वहां का शासक कौन था? तो चालुक्य वंशीय भीम प्रथम था। महाडरपोक था ये भी, भाग लिया, छोड़ दिया जो है पुजारियों के हवाले सोमनाथ मंदिर। सर ये वाला 16वां आक्रमण था क्या? गुजरात वाला जो करेगा 16वां आक्रमण। हाँ, 16वां। और उसके बाद अंतिम जाटों के खिलाफ होता है। उसके बाद फिर वो मर ही जाता है 1030 में। हाँ, तो देखिए गुजरात में चालुक्य वंशीय शासक थे भीम प्रथम। इनका 1024 से 64 ईस्वी के बीच में इनकी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। 1024 से 64 ईस्वी के बीच में। लेकिन अगर इसके संस्थापक या इम्पॉर्टेंट जो राजा थे उनमें चामुंडराज, वल्लभराज, दुर्लभराज के नाम देखने को मिलते हैं चालुक्य वंश। चामुंडराज, दुर्लभराज और एक राज कौन थे? दुर्लभराज, चामुंडराज, वल्लभराज, बीच में वल्लभराज, चामुंडराज, वल्लभराज, दुर्लभराज। शासन टाइमिंग दिखा दें क्या? चलो टाइमिंग भी लिख लो भाई, हालांकि हम पढ़ा रहे हैं। इतिहास न कम न ज्यादा, इतिहास ज्ञान है न कम न ज्यादा। तो इनकी देखिए चामुंडराज 997 से 1009 ईस्वी, 997 से 1009 ईस्वी के बीच में था इनका शासनकाल। और जो वल्लभराज थे उनका 1009 ईस्वी में छोटा कार्यकाल था, मुझे लगता है 1009 ईस्वी इसमें मिला था। और फिर जब दुर्लभराज थे
उनका लगभग 1009 से 24 ईस्वी, और फिर 24 से ये आपको मिल जाती है 1009 से 24, और 24 से भी प्रथम जिनके समय में ये हुआ था। और इसी तरह से देखिए बुंदेलखंड में चंदेलों का शासक था, राजधानी खजुराहो। पूछी जाती है राजधानी भाई, बुंदेलखंड समझ रहे हैं ना? बुंदेलखंड नहीं समझ में आ रहा है? बुंदेलखंड का मतलब मिर्जापुर से लेकर बांदा और उधर चित्रकूट और ललितपुर, झांसी, महोबा, उरई, जालौन, ये सब जिले आते हैं ना बुंदेलखंड क्षेत्र में। पहाड़ी इलाका जहाँ पानी की बहुत कमी रहती है। चलो बुंदेलखंड में बोलते हैं। कौन? बुंदेलखंड में बोलते हैं। बुंदेलखंड जिसे बोलते हैं, इसको पश्चिमांचल, पूर्वांचल हम लोगों के यहाँ बोलते हैं। अवध क्षेत्र बोला जाता है, ये बीच वाला, इसको बुंदेलखंड बोलते हैं। इसका पुराना नाम जेजाक भुक्ति है। पूछा गया सवाल है ना, जेजाक भुक्ति। आने दीजिए, सब वैसे बताते चलिए, बहुत पूछते हैं। इसका एक बार पुराना नाम पूछा गया था बुंदेलखंड, प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति, लिख लीजिए। तो बुंदेलखंड के चंदेल, यहाँ पर चंदेलों का शासन था। चंदेल बहुत साहसी, चंदेल बड़े निर्भीक निडर लोग थे यहाँ पे शासन करने वाले, संभवतः राजपूत की श्रेणी में आते हैं चंदेल। और इनकी राजधानी बहुतों बार पूछी गई है कि इनकी राजधानी चंदेलों की कहाँ थी? खजुराहो। खजुराहो कभी गए हो? हाँ, जाओ तो वहाँ जो है आपको तमाम मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। खजुराहो, राजधानी खजुराहो। आगे देखिए त्रिपुरी में कलचुरी और हाय वंश देखने को मिलेगा। त्रिपुरी, 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 यहाँ पर कलचुरी या हाय वंश के, हाय वंश या हाय वंश के शासक यहाँ पर शासन कर रहे थे जब गजनवी का आक्रमण चल रहा था। इसमें देखिए कोकल द्वितीय गांगेय देव, उनका नाम मिलता है कोकल द्वितीय 990-1015। कोकल द्वितीय गांगेय देव के बारे में पूछा गया सवाल। कोकल द्वितीय गांगेय देव बहुत धनाढ़ है, ये लोग सोने के सिक्के के जारी किए थे गांगेय देव। कोकल द्वितीय का कार्यकाल है 990 से 1015 के बीच में, 990 से 1015 के बीच में। और गांगेय देव यहाँ के प्रमुख जो राजा थे 1015 से 1040, 1015 से इन्हीं लोगों के टाइम में 1015 से 40 गांगेय देव, ये त्रिपुरी। सुभाष चंद्र बोस जो है 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब तक? 39-40। कहाँ 38-39 कहाँ पर? हाँ, हरिपुरा कहाँ पड़ता है? और दूसरा बात त्रिपुरी में थे, त्रिपुरी MP, हरिपुरा गुजरात। तह में जाकर पढ़ो तभी उद्धार होगा। त्रिपुरी के कल्चर या है ये कोकल द्वितीय गांगेय देव थे। इसी तरह से देखिए दक्षिण भारत में परवर्ती चालुक्य चोल इन लोगों का जो है राज था दक्षिण भारत में। वहाँ तक तो पहुँचा नहीं, लेकिन आप सिचुएशन देख लीजिए। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे परवर्ती चालुक्य और चोलों का शासन था। इसके संस्थापक कौन थे? तैलव द्वितीय। हाँ, और इसके विद्यालय तो ये सिचुएशन थी भारत की। अब आइए आक्रमण देखने हैं जहाँ तो दक्षिण भारत में चालुक्य और चोलों का शासन था। अब महमूद का आक्रमण देखिए भाई, नीचे विचार है।
ये सिचुएशन रही आक्रमण में। देखिए 11वीं सदी में आरंभ हुआ और सर हेनरी इलियट क्या कह रहे हैं, कितनी बार आक्रमण किया था यह? 17 बार। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं 12 ही बार हुआ था, लेकिन तमाम किताबों को देखने से हमने हर वर्ष को डिवाइड करने की कोशिश की है। तो 11वीं सदी के आरंभ में इसका आक्रमण शुरू होता है, महमूद का आक्रमण, यानी महमूद गजनवी का आक्रमण। तो तुर्की वंश में ये जो चल रहे हैं इनका देखिए, तो 11वीं सदी कह सकते हैं कि आरंभिक दिनों में शुरू होता है। आरंभ में लिख लीजिए, आरंभ में इसका आक्रमण शुरू होता है, 11वीं सदी के आरंभ से आक्रमण शुरू। और सर हेनरी इलियट कह रहे हैं कि इसका आक्रमण 17 बार, इन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार, 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में। सर हेनरी इलियट के अनुसार इलियट कह रहे हैं कि यह जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ये इलियट महोदय मान रहे हैं। कब से कब सर? 1000 से 1027 ईस्वी के बीच। ये इलियट महोदय का कथन है और ज़्यादातर लोग इनका समर्थन भी करते हैं, ज़्यादातर विद्वान इनका समर्थन करते हैं। मतभेदों के बीच अधिकांश विद्वान इलियट का समर्थन करते हैं। अब देखिए प्रथम आक्रमण पर आइए, 1000 सीमावर्ती नगरों पर पहला आक्रमण देखिए। प्रथम आक्रमण भारत पर क्या वहाँ नहीं, कहीं और लिखिए, भारत पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण। ये प्रथम आक्रमण ये हो रहा है 1000 ईस्वी में। कहाँ पर? सीमावर्ती नगरों पर, सीमावर्ती क्षेत्र या सीमावर्ती नगरों पर इसका पहला आक्रमण होता है, सीमावर्ती नगरों पर। अब सीमावर्ती नगरों पर थे कौन? ये थे जो है हिंदू शाही में इसका शासन था, जयपाल बताया आपको। और ये जो है जयपाल एंड कंपनी, कहने का मतलब इसके पुत्र पोते नाती पोते जो है बहुत दिनों तक इनका जो है इससे जो है लड़ाई लड़ते हैं, यहाँ तक कि उस सीमावर्ती क्षेत्र को छोड़कर इधर चले आते हैं, बुंदेलखंड साइड में राजपूतों के साथ सहयोग करते हैं, बहुतों बार लड़ते हैं, लेकिन हर बार असफलता ही मिलती है। कई बार तो युद्ध जीतते जीतते ये लोग हार जाते, मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो गया था भारतीय लोगों का। अरे क्या कहते हैं जिसे, चूहे के लिए बिल्ली आई, वही हाल हो गई थी। हाँ, इसको कई बार ये हारने की स्थिति में था, फिर भी जीत गया। इसको बड़ा आश्चर्य होता है, जैसे विद्याधर तो हरा ही चुका था लगभग, लेकिन रात में भाग जाता है। जब ये सुबह उठता है देखता है गजनवी, कह रहे बड़ी आश्चर्य की बात है, खुद ही घबरा रहा था कि हमको लग रहा है लौटना पड़ेगा, और सामने से सेना भाग गई। तो ये जो पहला आक्रमण हुआ तो ये कुछ किलों को जीत कर वापस गजनी चला जाता है। हिंदू शाही कुछ किलों को जीता सीमावर्ती नगरों पर, हिंदू शाही कुछ किलों को जीत कर। अब देखिए धीरे धीरे लालसा बढ़ेगी ना, कुछ किलों को जीत कर गजनी लौट गया भाई। अब कुछ किले जीता, इसको माल असबाब मिला, अब इसकी जो है लालसा बढ़ती गई। अरे इख्तियारुद्दीन बख्तियार जो था, जो जाके नालंदा वगैरह को ध्वस्त करता है, वो क्या था, छोटा सा एक जागीरदार था और छोटी सी एक सेना बनाई और उधर बिहार की तरफ, चूंकि इधर कुतुबुद्दीन ऐबक का इलाका था, कोई मतलब नहीं था, और उधर बढ़ता गया, बंगाल विजय कर लिया। वो लक्ष्मण सेन के दरबार में पहुंचा मात्र 18 सैनिकों के साथ, और लोग सोचे कि बहुत भारी सेना आ गई। लक्ष्मण सेन नंगे पांव भाग गए पिछले दरवाजे से। तो ऐसे बड़े आराम से जो है हिंदुस्तान का धन संपदा इन्होंने लूटा बड़े आराम से। तो हिंदू शाही कुछ किलों को जीत कर गजनी लौट गया। और इसका देखिए द्वितीय आक्रमण होता है 1001 में। फिर वही पड़ोस में कौन था, हिंदू शाही राज्य, 1001 ईस्वी में।
वही हिंदुशाही राज्य पर होता है। अब यही टारगेट में है इनको, क्योंकि ये बड़ा सशक्त था हिंदुशाही राज्य भी, इनको हटाने में जो है टाइम लगेगा गजनवी को। तो यहाँ पर देखिए हिंदुशाही राज्य पर, हिंदुशाही राजा कौन था? जयपाल ने पेशावर के निकट इनका मुकाबला कर लिया। हिंदुशाही राज्य, इसका राजा अभी बताए ना, राजा कौन था? हाँ, जयपाल, राजा जयपाल इनसे मुकाबला कर रहा है। कहाँ पर मुकाबला हुआ इनका? पेशावर में। पेशावर कहाँ पड़ता है मौजूदा समय में? पाकिस्तान यार, अभी आई है वहां से सीमा है तो भूल जा रहे तो वहां पे जो है पेशावर के निकट मुकाबला किया। महमूद की इसमें विजय हो जाती है और जयपाल उसके पुत्र और नाती पोते सेनापति सहित सभी बंदी बना लिए गए भाई। इसकी राजधानी कहाँ थी? बहिंद अथवा उद्भांडपुर पर अधिकार कर लिया गया। पेशावर में मुकाबला जीता कौन? गजनवी की विजय। गजनवी की विजय, हम 60 में भाई लिखेंगे, आप अपने हिसाब लिखते। गजनवी की विजय और जयपाल सगे संबंधियों सहित बंदी, संबंधियों सहित क्या हो गया? बंदी बना लिया गया भाई। वही जो मुस्लिम हरवार करते थे उनको बंदी बना लिया गया। और फिर राजधानी बहिंद और उद्भानपुर पर अधिकार के साथ लूटमार शुरू। राजधानी, इनकी राजधानी की कहाँ? उद्भानपुर, अभी बताए थे ना। राजधानी उसी को बहिंद नाम से माना जाता, बहिंद, बहिंद, या इसी का एक नाम क्या है? उद्भांडपुर। इस पर जो है इनका कत्लेआम शुरू होता है। लूट मार लिख सकते हैं, लूटता भी है मारता भी है। लूट मार शुरू। मुख्य उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति। और अंत में महमूद ने 25 हाथी और लगभग 2.5 लाख दीनार लेकर जयपाल और उसके संबंधियों को मुक्त कर देता है, क्योंकि लूट का अपार धन लेकर भारत से उसे लौटना था। क्या करता है? लगभग 25 हाथी लेता है। घोड़े सबसे ज्यादा उधर पाले जाते थे, लेकिन हाथियां जो है, हाथियों के लिए भारत मशहूर था। हाथियां विशाल आकार में हुआ करती थी, तो उन पर सवारी करके इस क्षेत्र में जाना या उनसे रणवा देना, पागल हाथी को कुदा देना, ये एक रणकौशल की अपनी रणकौशल नीति होती थी, युद्ध नीति होती थी। तो इनसे लिया क्या? 25,000 हाथी और 2,500 दिनार लेकर इनको छोड़ दिया। समझ रहे हैं? उसको जल्दी लौटना था, क्योंकि अपने राज्य को भी इसको मेंटेन करने किए रहना था। तो ये जो है इनसे 25 हाथी लिया, 25 हाथी और लगभग 2.5 लाख दीनार लेकर कहाँ इनको मुक्त कर दिया, लेकर मुक्त कर दिया। सगे संबंधियों सहित कहा कि जाओ एवं मस्त, मैं फिर आऊंगा, तब तक तुम इकट्ठा करो। मुक्त कर दिया और गजनी लौट गया अपार धन के साथ। अपार धन के साथ कहाँ लौट गया? धन के साथ गजनी लौट गया, गजनी लौट गया। जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिक गरीष्यसि, क्योंकि मुख्य राज्य तो वही था उसका। गजनी लौट गया भाई। अगला आक्रमण देखिए। जयपाल निरंतर पराजयों से अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया। कई बार जो है इस पर जो है अटैक करता है, बार बार जयपाल पराजित होते हैं और जयपाल लास्ट में क्या करते हैं? अपमानित होकर, इन सब पराजयों से अपमानित होकर क्या कर लेते हैं? आत्मदाह। दाह शब्द जुड़ा है, इसका मतलब अग्नि में कूद कर जल कर मर गए। क्योंकि ऐसी जिंदगी तो बेकार है, हाँ, बार बार मैं अपमान नहीं झेल पाऊंगा। आपसे सवाल पूछा गया है कई बार, आत्मदाह करने वाला राजा कौन था? जयपाल। जान लीजिए, आत्मदाह यानी अग्नि में, या सुसाइड कर सकते हो, आत्महत्या अपनी कर लेता है।
जयपाल निरंतर पराजयों से अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया। अब इसके बाद इसका पुत्र कौन था? आनंदपाल गद्दी पर बैठा, इसका पुत्र। अब इसके बाद जो गद्दी पर बैठा कौन? गद्दी पर पुत्र आनंदपाल बैठा। भाई गए पापा, अब इनकी मजबूरियां, अब इनकी दुश्वारियां शुरू होंगी। आनंदपाल का आनंद छीन लेता है गजनवी। हाँ, तो अब देखिए भाई, आत्मदाह कर लिए। तत्पश्चात उसका पुत्र आनंदपाल गद्दी पर बैठा। उत्तर भारत के हिंदुशाही राज्य मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार बना। सवाल किया जा सकता है, इसमें सवाल बन सकते हैं कि नहीं? सबसे पहला शिकार कौन बना? हिंदुशाही राज्य। गजनवी का प्रथम शिकार कौन बना? हिंदुशाही राज्य। क्योंकि यह सीमा पर था, हिंदुशाही राज्य इसका प्रथम शिकार बना। जबकि उसने गजनवी के आक्रमणों पर सर्वाधिक प्रतिरोध भी किया। सबसे ज्यादा प्रतिरोध भारतीय राजाओं में उत्तर भारत के देखा जाए, पश्चिमोत्तर या उत्तर भारत यहीं तक सीमित रहता है, आगे तो जाता नहीं, गुजरात विजय तक। तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रतिरोध किया था तो हिंदुशाही राजाओं ने ही किया था। अब चाहे उनकी मजबूरी रही हो या काफी, चूंकि ये दृढ़ इनका राज्य भी था, शक्तिशाली राज्य था, तो ये इन्होंने ही सबसे ज्यादा इनका प्रतिरोध किया। लगभग, चूंकि जब उधर से निकलेगा तो बीच में यही पड़ेंगे, और जब आते थे तब ये प्रतिरोध करते थे, तब इनको कुचलता था, आगे बढ़ता था। तीसरा आक्रमण देखिए 1004 में, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? तीसरा आक्रमण 1004। इसमें देखिए भाई, बहुत सारी किताबों में डेटें चेंज होंगी लगभग, लेकिन कहानियां वही मिलेंगी आपको। तो ऐसे सजा के हमने कई किताबें हमने सर्च किया, तो हमें लगा कि ये डेटें इस पर ज़्यादा सटीक बैठ रही हैं। तो 1004 ये जो है उच्च के शासक बाजरा को दंडित करने हेतु किया गया था। उच्च का शासक बाजरा, हाँ बाजरा, उच्च के शासक बाजरा को दंडित करने के लिए, किया गया था। अब क्यों दंडित कर रहा, कहानी बता रहे हैं। उच्च के शासक बाजरा को दंडित करने हेतु इनका तीसरा आक्रमण उच्च पर होता है, उसी साइड में। उसका कारण क्या था? क्योंकि उसने जयपाल के विरुद्ध महमूद को सैनिक सहायता नहीं दी थी। एक्चुअली महमूद जब चलता था तो यहाँ के लोगों से हेल्प मांगता था, इसलिए इन्होंने जो है जयपाल के विरुद्ध, ये जो बाजरा महोदय थे, इन्होंने महमूद को हेल्प नहीं किया। कहा रहो बच्चों अभी आएंगे, बाद में तुम्हारी खबर लेंगे। तो तीसरा आक्रमण इसको दंडित करने के लिए करता है, क्योंकि इसमें लिख सकते हो, क्योंकि जयपाल के विरुद्ध महमूद की सैनिक सहायता नहीं दी। जयपाल के विरुद्ध महमूद को सैनिक सहायता नहीं दी थी। बाजरा पराजित होकर भाग गया। महमूद ने उसके नगर को निर्दयतापूर्वक लूटा और निवासियों को बलपूर्वक क्या बनाया? मुसलमान बना दिया भाई। हाँ, जयपाल के विरुद्ध महमूद सैनिक सहायता नहीं दी थी, इसीलिए आया। आपसे सवाल किया जा सकता है कि दंडित शब्द लिखा है तो दंडित करने क्यों आया? कोई उद्दंडता किया रहा होगा तभी दंडित करने आया। तो ये जो है हेल्प मांगा रहा होगा कि यार हमारी कुछ हेल्प कर दो, कुछ सेना वना दे दो, क्योंकि जयपाल जो है काफ़ी सशक्त राजा था। इन्होंने इग्नोर कर दिया कि भाई हमारा पड़ोसी है, चाहे जैसे भी हो। तो बाजरा को दंडित करने के लिए आया, और बाजरा महोदय यहाँ से भाग गए, और भाग के छिपे कहाँ? सिंधु के जंगल में, सिंधु नदी के किनारे जंगल में आत्महत्या कर ली। वो कुछ नहीं सूझा तो आत्महत्या कर लिया, कहे भैया इससे नहीं बच पाएंगे। अरे लड़के मर गए होते, शहीद हो गए होते। हाँ, जंगल में जाके आत्महत्या कर ली। लिख लीजिए, सिंधु के किनारे के जंगलों में आत्महत्या कर, भाग कर, ऐसे लिख लीजिए, भाग कर सिंधु के किनारे के जंगलों में आत्महत्या कर लिया। सिंधु किनारे के जंगलों में आत्महत्या कर लिया। देखिए, कोई राजा होगा, जब वो अपमानित होगा, आत्महत्या कोई छोटी चीज नहीं होती, जान लो। कोई व्यक्ति अपने से अपने प्राण लेने के लिए, इसका मतलब
बहुत हाई प्रेशर इसके ऊपर होगा, कोई दबाव होगा। अब वो सोच रहा है तेरी बाप रे बाप, हमारा धर्म गया, धन गया, प्रतिष्ठा गई, इतना सोचा होगा तब आत्महत्या कर। अरे बाप रे, जीना बेकार है, आत्मदाह कर लेते हैं जयपाल, है ना। तमाम तरह से ये लोग, क्योंकि धन और धर्म लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, जानते हैं नहीं। हाँ, तो इसमें जो है सिंधु के बलपूर्वक लूटा, निर्दयता पूर्वक इसकी राजधानी को लूटा, और क्या बनाया, बलपूर्वक मुसलमान बनाया यहाँ के निवासियों को। महमूद ने उसके नगर को निर्दयता पूर्वक लूटा और वहाँ के निवासियों को बलपूर्वक इस्लाम धर्म ग्रहण कराया या मुसलमान बनाया। लिख लीजिए। आगे अगला आक्रमण देखिए, चौथा, 3 हो गए। चौथा आक्रमण 17 है भैया, अलग खराब कर देंगे, हमें लगता है यही खत्म करना। चौथा, हम जब इनको एक ही लाइन में हम समाप्त करना चाहते हैं। चौथा आक्रमण देखिए, ये होता है आपका 1005 मुल्तान पर। 1005 कहाँ पर होता है, मुल्तान पर। आपसे सवाल किया जाता है कि भारत में सबसे पहले गोरी ने कहाँ पर आक्रमण किया था, 1175 में ना। अब देखिए, सुल्तान का मुल्तान ये आपका कहाँ पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में। तो चौथा आक्रमण 1005 मुल्तान में करता है। यहाँ पर देखिए, शिया सांप्रदायिक कर्माथियों के शासक अब्दुल फतेह दाऊद का शासन था। लिख लीजिए, शिया सांप्रदायिक कर्माथियों के शासक, कर्माथियों के शासक। ये कर्माथी कौन थे, शिया संप्रदाय वाले। सुन्नी शिया जानते होंगे आप लोग। हाँ, शिया संप्रदाय के शासक जिनका नाम था फतह अब्दुल फतह दाऊद। शासक अब्दुल फतह दाऊद पर किया गया आक्रमण था। अब्दुल फतह दाऊद पर आक्रमण किया और इनसे यह असंतुष्ट था, गजनवी असंतुष्ट था और इन पर यह आक्रमण करता है। असंतुष्ट महमूद के विरुद्ध हिंदू शाही शासक आनंदपाल से सहायता मांगी। मुल्तान पर शिया संप्रदायी कर्माथियों के शासक अब्दुल फतेह दाऊद ने असंतुष्ट महमूद के विरुद्ध हिंदू शाही शासक आनंदपाल से सहायता मांगी। आनंदपाल किसका पुत्र था, जयपाल का, ने भेरा के निकट मुकाबला किया। आनंदपाल इसकी सहायता करते हैं, फतेह दाऊद की। कहते हैं कि भाई विदेशी आ रहा है, अभी हमको निकलेगा फिर आपको निकलेगा। तो जो है आनंदपाल, वही जयपाल के पुत्र, इसकी सहायता करते हैं। और ये जो है कहाँ पर करते हैं मुकाबला, भेरा के निकट। भेरा एक स्थान है, भेरा के निकट आनंदपाल ने इसका मुकाबला किया। आनंदपाल ने गजनवी का मुकाबला किया। अरे धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा, टेंशन मत लीजिए। आनंदपाल से सहायता मांगी। आनंदपाल जाते हैं भाई, भेरा के निकट भिड़ जाते हैं, किंतु क्या होते हैं, जो होना था, पराजित होते हैं। लेकिन किंतु पराजित हुए। इस प्रकार 1006 में महमूद ने मुल्तान को जीत लिया। आनंदपाल ने मुकाबला किया लेकिन पराजित हुए। 1006 में मुल्तान को जीत लिया। महमूद 1006 में मुल्तान जीत लिया। 5 में चला था, 6 में जीत लिया। महमूद ने मुल्तान जीत लिया। आत्मसमर्पण कर दिए भाई दाऊद। इनसे कितना लिया, 20,000 दिरहम प्रतिवर्ष देने का वादा इन्होंने किया। कहा चलो 20,000 प्रतिवर्ष आपको देना पड़ेगा। 20,000 दिरहम प्रतिवर्ष देने का वादा किसने किया, दाऊद ने किया और मुक्त हुआ।
किससे मुक्त हुआ? गजनवी से। और मुक्त हो गया। हाँ, अब देखिए आगे कहानी क्या बढ़ती है। वादा किया अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा पर तुर्की आक्रमण की सूचना पाकर महमूद दाऊद को मुल्तान तथा अन्य विजित भारतीय क्षेत्र नौशाह देकर लौट गया। अब इतना ये कहानी हो गई। अब इनको ये सूचना मिली महमूद गजनवी को कि आपका जो गजनी है वहां पर उत्तर पश्चिम के तुर्क आपकी सीमा में घुस रहे हैं। अब ये हड़बड़ाए, भैया यहाँ छोड़ो, पहले अपना घर बचाओ। ये इनसे समझौता कर लिए। क्या 20,000 दिरहम प्रतिवर्ष आपको हम देंगे। कहें ठीक है कोई बात नहीं। ये फटाफट गजनी लौट लिया। 20,000 दिरहम प्रतिवर्ष देने का वादा किया। अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा पर तुर्की आक्रमण की सूचना पाकर महमूद दाऊद को मुल्तान तथा अन्य विजित भारतीय क्षेत्र यानी कि दाऊद को मुल्तान सौंप कर वह लौट गया। और देखो इसमें एक मजे की बात हुई। एक सुखपाल मिलेंगे, इनके नाती थे जयपाल, सुखपाल। तो मुल्तान किसको दे दिया? 20,000 दिरहम लेकर दाऊद को। समझ रहे हैं? अब्दुल फतेह दाऊद को दे दिया। लेकिन जो अन्य क्षेत्र जीता था, अन्य विजित भारतीय क्षेत्र किसको दे दिया? नौशाह शाह को। ये ध्यान से रखिएगा भाई। नौशाह शाह था कौन? इसका मूल नाम क्या था? सुखपाल। क्या था? सुखपाल। और यह संभवतः जयपाल का क्या था? नाती। जयपाल का नाती क्या पोता रहा होगा? जयपाल का नाती। नाती मतलब बेटी का बेटा। और कहीं कहीं मिलता है कि नहीं बेटे का बेटा था। नाती पोता समझते हो नहीं? पोता क्या होता है? बेटे का बेटा। नाती क्या होता है? लड़की का लड़का। बेटी का बेटा या नतनी मतलब बेटी की बेटी। तो अब जो अन्य भारतीय क्षेत्र थे वो नौशाह शाह को दे दिया। नौशाह शाह या जयपाल का नाती सुखपाल था, जिसे महमूद ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। तो नौशाह शाह ने अपना खुतबा वगैरह पढ़ लिया, कहा ठीक है भाई हम मुस्लिम बन जा रहे हैं। और विजित क्षेत्र भी मिल गया। और जब विजित क्षेत्र मिल गया उसके बाद नौशाह शाह अपना जुआ उतार कर फेंक कहेंगे ना हम वही रहेंगे, सुखपाल ही रहेंगे, नौशाह शाह नहीं बनेंगे। कहा घबराओ नहीं, मैं फिर आ रहा हूँ। कहानी यहाँ देखिए। अब नौशाह शाह जो है इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया था, को सौंप कर वापस चला गया। उसके जाने के बाद नौशाह शाह और दाऊद ने विद्रोह कर दिया। ये दोनों लोग मिलकर विद्रोह कर दिए। बात समझ रहे हैं? महमूद के जाने के बाद दाऊद और नौशाह शाह ने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? दाऊद के खिलाफ। कहा हम कुछ नहीं मानते, तुम जीरो हो। कहा ठीक है हम जीरो है तो भी बताएंगे बाद में आपको। हाँ, इन्होंने विद्रोह कर दिया और नौशाह शाह पुनः हिंदू धर्म अपना लिया। इस तरह से देखिए 1008 में पुनः महमूद आता है भारत और नौशाह शाह और दाऊद को बंदी बना लेता है और मुल्तान को अपने राज्य में पूरी तरह से मिला लेता है। 1008 में फिर आता है भाई, कहता है चलो फिर से तुम्हारी खबर लेंगे। अगला आक्रमण देखिए 5वां, उसमें लिख लीजिए 1008 में पुनः आक्रमण करता है। हाँ, पुनः भारत आया और नौशाह शाह और दाऊद को बंदी बनाकर मुल्तान को अपने राज्य में मिला लिया। मुल्तान को अपने राज्य में मिलाया, दाऊद और नौशाह शाह को बंदी बनाया। ऐसे लिख लिया करो कहानी नुमा। 1008 में आता है और उसके बाद उसके पहले की घटना दूसरी देखिए 5वां आक्रमण। तो देखिए 5वां आक्रमण इनका देखा पंजाब में वो हिंद पर जयमाल के पुत्र नौशाह शाह द्वारा महमूद की धीरता और इस्लाम का त्याग कर स्वतंत्रता की घोषणा करने के कारण हुआ। 1007 में देखिए 5वां आक्रमण। 5वां आक्रमण कब हुआ?
देखिए 17 आक्रमण 10 और हाथ पढ़ा लीजिएगा, जल्दी जल्दी निपटा रहे। ओ हिंद पर कहाँ पर किया? ओ हिंद कहाँ पड़ता है? पंजाब। पंजाब आपको हमने बताया ना, 2 पंजाब, एक भारतीय क्षेत्र में, एक पाकिस्तानी क्षेत्र में है। जैसे पश्चिम बंगाल अपने क्षेत्र में है, पूर्वी बांग्लादेश बन गया। हाँ, तो ये जो है ओ हिंद पर किया। ओ हिंद ये कहाँ पड़ता है? पंजाब पर। और वही नौसा शाह को पीटने के लिए 1008 वाली घटना हम पहले ही बता दिए। ये 5वें आक्रमण पर आता है 1007, लिख लीजिए। तो ओ हिंद पर आक्रमण करता है। जयपाल के पौत्र नौसा शाह सुखपाल महोदय वही द्वारा महमूद की अधीनता और इस्लाम का त्याग कर स्वतंत्रता की घोषणा करने के कारण उसने उसे दंडित करने हेतु किया गया। लिख लीजिए, नौसा शाह को दंडित करने हेतु किया गया आक्रमण। नौसा शाह को दंडित करने हेतु ऐसे 60 में लिखा करिए, बस एक लाइन। अब समझ में आ गया नौसा शाह को क्यों दंडित करने आया? क्योंकि वह उसकी अधीनता छोड़ दिया, इस्लाम धर्म को त्याग दिया, हिंदू धर्म। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुमको बंदी बनाऊंगा और जेल में। हाँ, नौसा शाह पराजित हुआ और बंदी गृह में डाल दिया गया। नौसा शाह पराजित, बंदी बनाया गया। अगला देखिए, छठा आक्रमण। छठा आक्रमण 1008। छठा आक्रमण 1008। बुलेट ट्रेन की स्पीड में चलना पड़ेगा। हिंदू शाही राजा आनंदपाल के विरुद्ध हुआ। ये जो है 1008, वही रास्तों में तो पढ़ते थे बेचारे। हिंदू शाही राजा जयपाल के पुत्र कौन थे? हाँ, आनंदपाल के विरुद्ध। क्यों किया भाई? आनंदपाल भी जो है छटपटाते रहते थे, क्योंकि 1005 मुल्तान विजय के समय आनंदपाल ने बाधा पहुंचाई थी। अभी मुल्तान विजय के समय ना जी, हाँ, भेरा में जो है भिड़ गए थे। भेरा में भिड़े तो इसने कहा कि घबराइए नहीं, मैं छठे आक्रमण में आ रहा हूँ। और चूंकि 1005 मुल्तान विजय के समय आनंदपाल ने बाधा पहुंचाई थी, आनंदपाल ने उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवाहा, कालिंजर के कलचुरी, कन्नौज के राठौर, दिल्ली अजमेर के चौहान और पंजाब के लगभग 30,000 खोखरों की सहायता से एक विशाल सेना यहाँ पे खड़ा की। ये तैयारी में थे ना कि आएगा, और इन्होंने इन सब लोगों से सहायता मांगी, पंजाब से, अजमेर से, कलचुरियों से, उज्जैन के परमारों से, ग्वालियर के कछवाहा, कालिंजर, इन सबसे इन्होंने सहायता मांगी, दिल्ली वगैरह से। और लगभग 30,000 खोखर जनजाति वहाँ होती थी। ये जो है आपको भी वहाँ भी देखने को मिलेंगे। सबसे ये लोग भिड़ जाते थे, और थे ये समूह में कम, लेकिन बहुत बर्बर जातियाँ होती थी, खोखर जाति। यही तो मारते हैं बाद में गोरी को। गोरी वाले पे आने दीजिए। तो ये 30,000 खोखरों की इन्होंने सेना इकट्ठा की आनंदपाल। अब कहें कि इस बार ढंग से लड़ेंगे तुमसे, हम आओ। और जो है विख्यात विशाल सेना के साथ पेशावर के पास निर्णायक युद्ध लड़ा। लेकिन क्या हुआ? महमूद पीछे हटने की सोचने लगा। इतनी बड़ी सेना जब देखा उसने, तो कहा कि इस बार हम नगराज पार नहीं पाएंगे। तभी अलकतरे की अग्नि ज्वालाओं से भयभीत आनंद का हाथी भागने लगा। अलकतरा समझते हो? जैसे ये डामर होता है, इस टाइप में ये लोग लुकाड़े दिखाते थे। मसाल हाथी को दिखाए तो इनका हाथी जो है पगला कर भागने लगा, अपनी ही सेना को चलने लगा। वो बड़े ढंग से चलते थे, रणनीतियाँ उनकी बड़ी अजीब हुआ करती थी, समझ रहे हैं? जब इनका हाथी जो है भागने लगा तो सेना छिन्न भिन्न हो गई। आनंदपाल आत्मसमर्पण को बाध्य हुआ, हाथ खड़े कर दिए कि भैया अब हमारा हाथी साथ दिया, हाथी के साथ छोड़ा, मैं भी आपकी शरण में हूँ। तो इसकी नई राजधानी साल्ट रेंज में स्थित नंदन या नंदनपुर को तबाह कर दिया गया। इसकी राजधानी कहाँ थी? नंदनपुर बना लिए थे। नंदनपुर को पूरा तबाह कर दिया। क्यों तबाह करता था? खोद खोद के धन निकालता था, समझ रहे हैं? नंदनपुर को तबाह कर दिया। लिख लीजिए, राजधानी नंदनपुर को तबाह कर दिया। इसमें आप लिख सकते हो कि जो है कछवाहा, कलचुई, राठौर, परमार, उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवाहा आदि और खोखरों की विशाल सेना के साथ हिंदू शाही राजा आनंदपाल पराजित हुआ
आत्मसमर्पण किया, राजधानी नंदनपुर लुट गई। ऐसे लिख लो छोटा सा अपनी भाषा में। सातवां देखिए 1009 पे, सातवां आइए 1009 में किया गया, क्या हुआ? अब देखिए लूट की भूख मिटानी है तो कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश नागरकोट पर विजय किया। ये सवाल पूछा गया, नागरकोट विजय, नागरकोट विजय। कांगड़ा कहाँ पड़ेगा? लगभग हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर बहुत इसको इसने सुना कि यहाँ पर जो है लोग बड़े धनाढ्य हैं, काफी धन संपदा यहाँ पर एकत्र कर रखा है। तो इन्होंने अपना जो सातवां आक्रमण किया 1009 पे, कहाँ किया था? नागरकोट। ये कांगड़ा की पहाड़ी प्रदेश है, कांगड़ा, कांगड़ा का पहाड़ी प्रदेश, कांगड़ा का पहाड़ी प्रदेश, नागरकोट। तो यहाँ पर नागरकोट विजय करता है 1009 में। और यहाँ पर देखिए लगभग फरिश्ता इसकी कहानी बताता है ना, हर आक्रमण की कहानी फरिश्ता बताता है। और फरिश्ता कह रहा है कि नागरकोट किले से लगभग इसको प्राप्त हुआ था 7 लाख स्वर्ण दीनार। नागरकोट किले से 7 लाख स्वर्ण, सोने की दीनार है भाई, स्वर्ण दीनार की प्राप्ति हुई भाई, स्वर्ण दीनार प्राप्त किया। और 700 मन चांदी, चांदी समझ रहे हो ना, 700 मन चांदी, 7 लाख स्वर्ण दीनार और 700 मन चांदी। सर एक मन में कितना होती है? 20 किलो, 20 किलो, 20 किलो। यस सर, हाँ वही। अब 700 मन गुणे 20 कर दीजिए, हाँ कई कुंतल हो गई। और इसको जो प्राप्त हुआ, चांदी के पात्र 200 मन शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई, 2000 मन अपरिष्कृत चांदी प्राप्त हुई, 200 मन पन्ने, हीरे, रत्न, मोती, मणियां आदि प्राप्त हुई। इसी बीच अलवर राज्य स्थित नारायणपुर को भी इन्होंने जीता और लूटा। इसी बीच जो है नारायणपुर की भी विजय किया, इसी समय नारायणपुर विजय किया और लूटा। जहाँ भी विजय करता था इसका काम ही था लूटना, लुटेरा था ही। इसी बीच जो है नारायणपुर को भी जीता, अलवर राज्य में। अलवर में पड़ता है, अलवर कहाँ होगा? राजस्थान। अलवर राज्य के नारायणपुर को भी इसने जीता इसी 7वें अभियान 1009 में। अगला देखिए 8वां आक्रमण 1010 में। 8वां आक्रमण 10 मिनट हमको दीजिएगा, आप लोग नहीं दोगे? इसीलिए संडे को मन करता खूब मन भर के पढ़ाएं, दिन भर बैठे रहो खाना वाले की बात सो जाएंगे। हाँ, जल्दी जल्दी एक एक लाइन पढ़ाना हमको आनंद नहीं आता। और देखिए गजनवी ने मुल्तान पर दोबारा आक्रमण किया 1010 में। मुल्तान पर दोबारा आक्रमण किसको दे दिया था? मुल्तान 20,000 दिनार को, दाऊद को कहा कि थोड़ा सा और तुम व्यवस्था कर लो, इकट्ठा करो, चूस के प्रजा से फिर हम आ रहे हैं। मुल्तान पर पुनः आक्रमण, मुल्तान पर पुनः आक्रमण किया। दाऊद को बंदी बनाकर मुल्तान को सदा के लिए अपने अधीन कर लिया, मुल्तान को अपने राज्य में मिला लिया, मुल्तान को सदा के लिए अधीन बनाया और दाऊद को बंदी बना लिया। कहा चलो कारागार में, वहीं तुम्हारी जगह है, तुम बेकार हो, नकारा हो एकदम। 8वां हो गया। 9वां देखो, 9वां आक्रमण 1013 से 14 के बीच में। इसी विचार है भाई, सदा के लिए अपने अधीन कर दिया। हाँ, दाऊद को बंदी बनाया और मुल्तान को सदा के लिए अपने अधीन कर लिया। 9वां आक्रमण 1013-14। 9वां आक्रमण 1013-14। देखिए कहीं कहीं किताबों में अलग अलग मिलेगा,
तो ये थानेश्वर पर किया गया। थानेश्वर पर आक्रमण, चक्रा स्वामी मंदिर को लूटा, मार्ग में डेरा के शासक राजा राम ने रोकने का असफल प्रयास किया, सभी मंदिरों और मूर्तियों को तोड़कर व लूटकर वापस चला गया। थानेश्वर पर आक्रमण। थानेश्वर पर आक्रमण पूछा जाएगा। चक्रा स्वामी मंदिर को लूटा था। चक्रा स्वामी मंदिर को लूटा और रास्ते में एक राजा राम थे। रास्ते में राजा राम शासक थे, ने रोकने का असफल प्रयास किया। अगला देखो, 10वां हो गया, 9वां हो गया। थानेश्वर पर आक्रमण, चक्रा स्वामी मंदिर को लूटा, मार्ग में डेरा के शासक, ये डेरा के शासक थे। रास्ते में डेरा नरेश लिखी थी। डेरा नरेश राजा राम ने रोकने का सफल प्रयास किया। सभी मंदिरों मूर्तियों को तोड़कर लूटकर वापस चला गया। भाई 10वां आक्रमण देखिए। 10वां हमने सोचा आज हम कुतुबुद्दीन तक पहुंच जाएंगे। 10वां आक्रमण ये भी 13 में किया गया था, इसी लगभग इसी दौरान 1013 के ही, मतलब एक ही साल, हमें लगता है 2 बार आया था। ये हिंदू शाही शासक आनंदपाल द्वारा बनाई गई नई राजधानी नंदा शाह पर आक्रमण किया। हिंदू शाही राजा आनंदपाल की नई राजधानी छोड़ दिया था ना इनको, नंदा शाह पर आक्रमण। पड़ोस में थे, इनको खूब लूटता था। कहा कि तुम इकट्ठा करो, जैसे एक साल होता था ये पहुंच जाता था वसीले कर। नंदा शाह पर आक्रमण, जहां आनंदपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल शासन कर रहा था। अब यहाँ नंदा शाह पर कौन था? इनका पुत्र, आनंदपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल शासन कर रहा था। त्रिलोचन पाल और एक सुखपाल मिलर है, जिनका नाम नौसा शाह रख दिया गया था। त्रिलोचन पाल शासन कर रहे थे। भाई शासक लिख दीजिए त्रिलोचन पाल। अब देखिए शासन कर रहा त्रिलोचन पाल भाग कर कश्मीर में शरण लिया, चला गया वहां लोहार वंश के पास। ये भाग गया कश्मीर। नंदा शाह को लूट लिया गया। त्रिलोचन पाल ने समय समय पर कश्मीर व बुंदेलखंड के साधु सहायता समूह में संघर्ष किया, किंतु वह प्रत्येक बार असफल रहा। अब देखिए त्रिलोचन पाल कहाँ भाग कर गए? भाग कर कश्मीर चले गए। और यहाँ इनकी राजधानी को इसने खूब लूटा। अब त्रिलोचन पाल वहां जाकर लोगों से सहायता मांगने लगे। लोगों से सहायता मांगा और इन्होंने जो है कश्मीर व बुंदेलखंड के शासकों से सहायता मांगी और कई बार इससे जो है झड़प भी हुई, इनकी संघर्ष किया, किंतु वह प्रत्येक बार क्या हुए? प्रत्येक बार असफल ही रहे। यह जीतने का नाम नहीं ले पा रहे थे, असफल रहे। त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल की स्थिति महमूद से मुकाबला करने की नहीं रही। अब इनके एक पुत्र थे, उनका नाम था भीमपाल। सर सहायता किससे मांगी जाएगी? कश्मीर और बुंदेलखंड के जो राजपूत शासक थे उनसे कई बार इन्होंने सहायता मांगी। लंबी कहानी है, एक लाइन में जान लो। कई बार इन्होंने सहायता मांगी, कई बार इन्होंने लड़ा युद्ध, लेकिन प्रत्येक बार असफल रहे। अब त्रिलोचन पाल के बाद जो इनके एक पुत्र थे भीमपाल, इनकी स्थिति एकदम डामाडोल हो गई। इनकी स्थिति तो ये थी कि ये जो है उससे लड़ने लायक नहीं बचे थे। भीमपाल की स्थिति महमूद से मुकाबला करने की नहीं रही। अंततः हिंदू शाही राज्य समाप्त हो गया और संपूर्ण पंजाब पर महमूद का अधिकार हो गया। इनकी स्थिति मुकाबला करने की नहीं रही। किससे मुकाबला? महमूद से मुकाबला नहीं। अंततः लिख लीजिए एक लाइन में, अंततः हिंदू शाही राज्य समाप्त, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। भाग कर ये लोग चले आते हैं बुंदेलखंड, लेकिन राज्य तो गया ना। अंततः हिंदू शाही राज्य समाप्त हुआ और बीच बीच में इधर भाग के आए थे ये लोग, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। और संपूर्ण पंजाब पर किसका अधिकार हो गया? महमूद का। संपूर्ण पंजाब पर महमूद का अधिकार।
महमूद का अधिकार हो गया। ये हो गया कौन सा 10वां। 11वां लिखिए जरा धड़ से। हो गया टाइम क्या अभी भैया रुको, कहे 10 मिनट डिले तो हो जाता है वैसे भी। 9वां हो गया। 11वां लिखिए। 11वां देखिए, ये आक्रमण हम पूरी तरह से बता रहे हैं, हालांकि हमको 60 में ऐसे बताते हुए चला जाना चाहिए, लेकिन आप जान लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ये 11वां आक्रमण होता है 1015-16 में। 1015 और 16 में किसके विरुद्ध होता है? कन्नौज पर आक्रमण। पूछा जाता है कश्मीर में प्रवेश करने का प्रयास किया। इस समय कश्मीर में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन कश्मीर की जो आबो हवा थी, क्या है वहाँ, झरना, पहाड़ी, जंगल, इनकी हालत और ठंडी ने क्या किया, इनके सैनिकों की हालत, कश्मीर में प्रवेश करने का प्रयास किया। मतलब उसके किनारे के कुछ क्षेत्रों को यह जीत लिया, लेकिन पूरी तरह से कश्मीर को यह जीत न सका। नहीं जीत सका। प्रयास किया, किंतु भौगोलिक बाधाओं के कारण लोहकोट से आगे नहीं बढ़ सका। इसी दौरान भीमपाल को भी पराजित किया। लोहकोट का एक किला था, लोहकोट से आगे नहीं बढ़ सका, यानी कि लोहकोट को जीता, आगे नहीं बढ़ सका। क्यों नहीं बढ़ सका? भौगोलिक दशाओं के कारण। अगला, इसी दौरान भीमपाल को फिर से पराजित किया। भीमपाल वगैरह भाग के पिता पुत्र कहाँ गए थे? कश्मीर तो गए थे। अगला 12वां आक्रमण देखिए। बुलेट ट्रेन के हिसाब से चलो, 12वां आक्रमण। 12वें आक्रमण में यह जो है इसका काफी विस्तृत था। 12वां कन्नौज पर आक्रमण। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक राज्यपाल था, अभी बताए थे। ये कब से कब तक रहा था? हाँ, कब से कब तक रहा? कन्नौज पर आक्रमण किसका? राज्यपाल का? नहीं जी, सन कब तक रहा? अच्छा, 12वां लीजिए। 12वां 1018 में, इसको लिख लीजिए, ये पूछा जाता है। 1018 में कन्नौज पर आक्रमण पूछा जाता है, क्योंकि कन्नौज क्या था, काफी उस समय शक्तिशाली शासक था। कन्नौज के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तो कन्नौज पर यह आक्रमण करता है और ये लंबा आक्रमण होता है। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? राज्यपाल। प्रतिहार राजा कौन था? प्रतिहार राजा, ये भी भाग जाते हैं भाई। प्रतिहार राजा राज्यपाल, इनका नाम ही था राज्यपाल। अंतिम राजा थे। एक छोटे से और मिलते हैं राजा, नहीं तो इनकी कहानी खत्म हो जाती। अब देखिए, अंतिम राजा राज्यपाल था महमूद। पहली बार गंगा नदी घाटी में प्रवेश किया। आपसे सवाल किया जाएगा कि महमूद, अब देखिए अभी तक तो वही था ना, पाकिस्तान कश्मीर के इर्द गिर्द था। अब आपके कहाँ पहुंचा? ये बगल में भाई, कन्नौज पहुंचाया। तो हाँ, गंगा घाटी में प्रथम बार प्रवेश किया। लिख लीजिए एक लाइन में, महमूद पहली बार गंगा नदी घाटी में प्रवेश किया 1018 में, और गजनी से प्रस्थान किए गए मार्ग के सभी दुर्गों को वह जीतता हुआ, रास्ते में जितने दुर्ग पड़ रहे थे सबको जीतता हुआ बरन, बुलंदशहर पहुंचा। इसके आगे बुलंदशहर पड़ता है ना, हाँ, बरन, इसी का नाम बरन मिला है किताबों में। बरन का मतलब बुलंदशहर पहुंचा। अब देखिए, कन्नौज पहुंचने से पहले इन सबको यहाँ जीतते हुए आता है, रास्ते में जितने दुर्ग पड़ते हैं उनको जीतते हुए बरन, बुलंदशहर पहुंचा। और बुलंदशहर में भी वही काम किया जो उसको करना था। बुलंदशहर पहुंचा, यहाँ का शासक हरदत्त ने अधीनता और इस्लाम दोनों स्वीकार कर लिया। यहाँ का शासक कौन था? शासक हरदत्त था। हरदत्त, इन्होंने अधीनता और इस्लाम दोनों स्वीकार कर लिया। कहा भैया जो कहो हम वो कर रहे हैं, इस्लाम दोनों स्वीकार कर लिया। इनको छोड़ दिया, कहा चलो ठीक है, धन जो आइटम हो सब दे दीजिए, माल पानी। हाँ, बुलंदशहर की कहानी खत्म किया। यहाँ का शासक हरदत्त अधीनता इस्लाम धर्म स्वीकार किया। अब देखिए सवाल बनता है, तत्पश्चात महावन पहुंचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महावन। यहाँ पर एक यादव जी थे राजा महावन,
इसके पश्चात कहाँ पहुंचा? महावन। यहाँ के राजा थे यदुवंशी कुलचंद। ये उसका सवाल पूछा गया है, हम गए थे वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देने, तो वहाँ भी पूछा गया था। कुलचंद महावन पर कौन शासक थे? कुलचंद। क्योंकि ये बड़े रोबीले राजा थे और इन्होंने कहा कि हम अधीनता स्वीकार नहीं करें, प्राण जाए तो हम अधीनता स्वीकार नहीं। यदुवंशी शासक कुलचंद्र पर आक्रमण किया। अपनी वीरता इसने वीरता पूर्वक महमूद का सामना किया, किंतु वही होना था, पराजित हुआ। चूंकि छोटा राजा था, लेकिन इसने जो है किया क्या, किंतु पराजित हुआ। अंत में कुलचंद्र ने अपनी दोनों पत्नियों को काट दिया तलवार से और खुद आत्महत्या कर लेता है सम्मानवश। और यह जो है वीरता से जो है वीरता पूर्वक सामना किया, किंतु पराजित हुआ। सामना किया, पराजित हुआ। दोनों पत्नियों को काट कर खुद आत्महत्या कर लिया। दोनों पत्नियों को काट कर खुद आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर लिया। क्योंकि महिलाएं शिकार हुआ करती थी मुस्लिम आक्रांताओं की। तो कुलचंद महावन वाला सवाल पूछा गया। यहाँ यदुवंशी शासक कुलचंद थे, सवाल किया गया था उस समय महावन पर कौन शासक था? कुलचंद। कुलचंद्र पर अब ये जो है आत्महत्या कर लेता है, महावन को लूट लेता है भाई। इसके पश्चात गजनवी ने मंदिरों की नगरी रही मथुरा पर आक्रमण करता है। अब इसके बाद देखिए ये कहाँ से चला, रास्ते के सारे दुर्ग जीता, वरण पहुंचा, महावन पहुंचा, फिर मंदिरों की नगरी मथुरा पहुंचता है। मथुरा क्यों पहुंचता है? कि मंदिरों में ही सारा माल असबाब मिलेगा, मंदिरों को ध्वस्त करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा और धन लूटना। मंदिरों की नगरी मथुरा पर आक्रमण जो दिल्ली के राज्य में था। ये मथुरा किस राज्य में पड़ता था उस समय? जो दिल्ली के शासक हुआ करते थे संभवतः तोमर, दिल्ली राज्य में सम्मिलित था। मथुरा दिल्ली के आसपास ही है ना जी, दिल्ली राज्य में था। अब देखिए यहाँ मथुरा में पहुंचा तो भरपूर लुटाई किया, क्योंकि इसकी रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया था। मथुरा की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया था। महमूद ने इच्छानुसार मथुरा का कोना कोना लूटा, मंदिरों को तोड़ा, खोद कर धन निकाला, नगर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। चूंकि यह धार्मिक नगरी थी ना कृष्ण की, जैसे बनारस और मथुरा बहुत ज्यादा टारगेट होते थे निशाने। रुको यार, जाओ चल। उसके बाद ये वाला खत्म कर लेंगे। महमूद ने अब देखिए ये जो है ये लूट लेता है। उसके बाद कहाँ जाता है? महमूद लूट कर पुरुषों का कत्ल कर देता है, महिलाओं को बंदी बना लेता है, बच्चों को जो है गुलाम बना लेता है। इसी का एक इतिहासकार था उत्बी। उत्बी यहाँ के मंदिरों की भव्यता और महमूद के लूटपाट की चर्चा करता है कि कितना सोने चांदी से कृष्ण और राधा की तमाम मतलब भव्य वर्णन किया है उत्बी। अभी उत्बी के बारे में बताते हैं हम इसको लास्ट में। इसके जो दरबारी इतिहासकार थे तो वो बताता है कि यहाँ बहुत भव्यता थी मंदिरों में, और ये जो है तोड़ के सुंदर सुंदर मंदिरों को तोड़ देता है और विखंडित कर देता है मूर्तियों को, और सारे जवाहरात हीरे पन्नी और जो उसके गर्भगृह में सोना चांदी जो गाड़े रहते थे उसको खोद कर निकाल देता है, और इस तरह से आप पूरे नगर को ध्वस्त कर देता है। कुतुबी यहाँ के मंदिरों की भव्यता और महमूद के लूटपाट की चर्चा करता है। अब इसका 13वां आक्रमण देखिए कितना हो गया। अरे वृंदावन भी लुटवा देते तो जाते।